नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है आप सबके सामने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि देखिए, गठबंधन पर हम पल पल पर अपडेट अपने दर्शक को दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल दर्शक ये अपडेट मांग रहे हैं कि बीएसपी की राजनीति विपक्ष गठबंधन से बिल्कुल अलग है और विपक्षी चाह रहे हैं कि मायावती का भी साथ होता तो बेहतर होता। देखिए, मायावती ने तो पल्ला झाड़ लिया, ऊपर से मायावती ने ऐलान कर दिया है कि हम हर जगह लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सोच रही थी मायावती सोई हुई हैं, मायावती शायद सर नींद से जाग उठी हैं और कांग्रेस से भी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अजीत पवार ने भी ऐलान कर दिया है कि हम महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अब इस पर आपका पूरा आकलन क्या होगा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक की सीटों पर भी चर्चा करके बताइए हम सबसे, और ये भी बताइए कि पिछले चुनाव में से कितना अंतर अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने से कर्नाटक की जनता देखेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये आ रही, जो गठबंधन हुआ है तो उधर वो 26 दलों का हुआ गठबंधन, ठीक है, और इधर लगभग इनके 39 भी बताया जा रहा है, 39 हो गए। तो दोनों में अंतर ये है कि दोनों गठबंधनों में उस गठबंधन का नाम बदल गया, तो उनको अब अपना नया नाम बनाने में, नया सिंबल करने में, कन्वीनर बनाने में, सदस्य बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब कौन कन्वीनर होगा, कौन वो। दूसरा है कि हमेशा जब युद्ध होता तो उसका एक सरदार होता है, बगैर सरदार युद्ध नहीं लड़ा जाता है। अच्छा, बगैर सरदार नहीं लड़ा जाता युद्ध। अगर युद्ध में सरदार ही नहीं है या कई सरदार हो तो फिर युद्ध नहीं हो पाता। ठीक है, इनका सरदार तय है। इनके मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व सब लोग मानने को तैयार हैं। यहाँ पे कोई नेतृत्व को लेकर के कोई वही नहीं, पीएम को ही लेकर सर कंफ्यूज हैं ये लोग। दूसरी बात क्या है कि उनका राज्य वाइज ऐसा सिस्टम है कि वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब जैसे तेलुगु देशम की और उनकी अगर लड़ाई हो जाती है वहाँ पे, तेलुगु देशम में बीजेपी एक हो जाता है, तो तेलुगु देशम का वोट आधार अपना है, बीजेपी का अपना, दोनों एक दूसरे के वोट और दुश्मन नहीं है। ये दोनों मिल जाएंगे तो सत्ता के करीब आ जाएंगे। अब जैसे आपको बताना है कि अकाली दल का अभी एबीपी का एक सर्वे आया है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये है कि पहले अकाली दल बीजेपी दोनों ने कह दिया हम लोकसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। मगर जो सर्वे आया वो क्या कह रहा, वो सर्वे ये कह रहा है कि अगर दोनों का गठबंधन हो जाए तो स्थिति ये होगी कि अगर दोनों का गठबंधन होता है तो बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल एसएडी का आपसे टक्कर की कांटे का मुकाबला होगा और बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा अगर दोनों का गठबंधन हो जाए। और अगर गठबंधन हो गया तो आप समझ लीजिए कि लगभग बीजेपी और सद को 46% वोट मिल सकता है। 46 का मतलब है कि ये लोग 13 में से सभी सीटें जीत सकते हैं। नहीं तो 10 तो जीत ही सकते हैं। 46% मतलब 46-50 के पास हुआ, इससे ज़्यादा। अब वहीं पे 46% में निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी वोट मिलेगा, तो कांग्रेस को 20% तो मिलेगा। जब 46 और 20 कितना हो गया, 66%। अब बाकी बचा आपको मिलेगा 20-25, कुछ निर्दलीयों को चला जाएगा। तो बहुत साफ हो गया कि अगर एक को 46 मिलेगा तो दूसरे को 46 नहीं मिलेगा, चूंकि कांग्रेस का 15-20 है आप। तो ये चीज़ आ रही है, यही पोजीशन आ रही है यूपी में। यूपी में क्या पोजीशन है कि यूपी में बीजेपी को 2024 की जो पोजीशन है उसमें बीजेपी को एक बेनिफिट हो गया। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि हम 2024 में बिल्कुल अलग लड़ेंगे, किसी से नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा दूसरा उन्होंने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ जो चुनाव होगा उसमें हम सभी सीटों पे अपने निर्दलीय कैंडिडेट लड़ाएंगे। ये मायावती ने कह दिया। अब क्या है कि यहाँ पे दलित वोट इनको मिलता, अगर ये अपना लड़ जाएंगी तो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को जो दलित वोट है वो इनको नहीं मिलेगा और मायावती को चला, तो ये कांग्रेस के लिए एक सेटबैक हो गया। दूसरा, अगर यूपी में मायावती लड़ेंगी अलग
तो फिर पोजीशन क्या है, बीजेपी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सपा को लॉस होगा। वो कैसे होगा, 2019 के 80 सीटों में बीजेपी को 62 सीटें से मिली थी। वो वजह क्या थी कि सपा को मिली 5 सीट और बसपा को मिले 10। इसके पहले 2014 में बसपा 0 थी और सपा को सिर्फ 5 मिले थे। वजह क्या थी, वजह ये थी दोनों साथ नहीं लड़े थे। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो बसपा और सपा की सीटें कम हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है बसपा को 1 आध मिले और सपा को भी 2 सीटें कम हो सकती। इसके अलावा क्या है, 2014 में क्या पोजीशन थी कि बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और बसपा अलग लड़ी थी, सपा अलग लड़ी थी। तो सपा को मिला था 22.35% वोट और बसपा को 20% वोट मिला था। उसमें भी बसपा की एक भी सीट नहीं निकली थी, एक भी सीट नहीं निकली थी। और कांग्रेस को जो 7.53% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला था, बीजेपी को 2014 में उत्तर प्रदेश में 42% वोट मिला था। इसका मतलब बाकी जो वोट है वो लगभग 49% वोट इन लोगों के बीच में था। मैं जीती थी बीजेपी। ये पोजीशन क्या हुई कि इधर गठबंधन बना है, मगर पहले यूपी का तय हो गया, सपा और बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो उसका रिजल्ट होगा कि बीजेपी जो है अपनी सीटें टोटल ले जाएगी। अब क्या है, अमेठी और रायबरेली, हकीकत है कि यहाँ का गठबंधन कांग्रेस से हो जाता है तो सपा अपना कैंडिडेट ही नहीं लड़ाती थी। रायबरेली अमेठी में नहीं लड़ाती थी, वहाँ फुल फ्लैश उनको सपोर्ट दिए थी। ये आज से नहीं, शुरू से सपा करा, तो वैसे मिल के लड़ते थे। तब आप सुनिए कांग्रेस मुश्किल से 2 सीटें जीत पाती थी, इस बार 1 जीती थी, इस बार भी उनकी 1 सीट खाते। तो कुल मिला के जो गठबंधन का हो रहा है उसमें आप समझिए राज्य वाइज बीजेपी मजबूत जा रही। अब आइए कर्नाटक और महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या था, बीजेपी शिवसेना को मेजॉरिटी में सीटें मिलती थी, आपस का गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है, तो जो हिंदूवादी वोट था वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में बढ़ जाता था। अब वहाँ जो शिवसेना की सरकार इधर रही है, मुस्लिम उनसे उनकी दोस्ती रही है, एक नया उसमें आ गया है कि वहाँ का जो वोटर है हिंदूवादी वोट, वो उनके साथ चला गया, इनके मुंडे के साथ। अच्छा। और आज उद्धव के साथ नहीं रहा। और एनसीपी वहाँ बहुत स्ट्रांग पार्टी थी, वो अजीत के साथ आ गई बीजेपी के साथ। तो बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ लिया, अपने में कर लिया। अच्छा। उधर शरद पवार के अजीत के तोड़ लिया। अब क्या है, बीजेपी का वोट परसेंटेज वहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़ गया। मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में महाराष्ट्र में 60% से ऊपर वोट है। अगर 60% है तो दूसरा 40% में जीत ही नहीं सकता है, 45 में नहीं जीत सकता, 48 में नहीं जीत सकता। तो उससे क्या है कि महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा। प्रफुल्ल पटेल और अजीत ने भी कहा है कि हम वहाँ की सारी सीटें, मगर 2-3 सीटें वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अपने चाचा के लिए वो ये नहीं कह सकते सारी सीट जीत जाएंगे, क्योंकि अपने चाचा को वो दिल से ना हराना चाहते, ये भी जानते कि चाचा की वो बुराई नहीं कर सकते शरद पवार, क्योंकि सीनियर की वजह से राजनीति में। तो प्रफुल्ल पटेल भी उसमें 2 सीटें छोड़ रहे हैं, 3 सीटें और सबको जिता रहे हैं। हकीकत है कि वहाँ पर भी यही पोजीशन। कर्नाटक की पोजीशन है कि कर्नाटक में 2 बार ऐसा हुआ, विधानसभाएं वहाँ पे उनकी रही कांग्रेस की, मगर बीजेपी फुल फ्लैश जीत गई। इसके पहले भी 2018 में इनकी सरकार थी और इनकी सरकार होने के बावजूद भी वहाँ की पूरी 28 सीटों में 27 बीजेपी, 1 बीजेपी के समर्थक, मतलब 28 सीटें पूरी ले गए। अब अगर चुनाव हो जाता कर्नाटक में तो अब कांग्रेस बुरी तरीके से पतन हो जाएगी। उसकी वजह है कि जो उनकी जो जनता दल था वो अब बीजेपी के समर्थन में आ गया, इनको बिल्कुल हराने में लग गया। दूसरी बात है, पहली पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास में है कि वहाँ सरकार बनते कर्नाटक में उनका विरोध शुरू हो गया कांग्रेस। तो कुल मिला के जो राज्यगत स्थिति है, जो आपने महाराष्ट्र और कर्नाटक का पूछा था, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस वहाँ पे निश्चित तौर पे ये क्लीन मतलब वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और दोनों जगह इनको सीटें 2-2 सीटें मिलना की कोई संभावना नहीं लगती है।
ठीक है, तो देखिए सर, आपने अच्छे खासे आंकड़े बता दिए जैसा मैंने देखा, और आपने पिछले चुनाव का भी अवलोकन किया ठीक तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि इस बार जो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कट्टर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के थे, और आपने देखा होगा कि पिछले यूपी चुनाव में कितना जहर उगला बीजेपी के लिए। अब क्या ऐसे लोगों को बीजेपी के अलावा कोई काट नजर नहीं आया? शायद इसलिए गठबंधन में शामिल हो गए। और ये भी बताइए, अभी यूपी में राजभर ने कहा, देखिए राजभर आपको पता है काफी बड़े कद्दावर नेता हैं और एक समाज पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। यूपी में योगी भी उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में ओपी राजभर का ये बोलना कि यूपी की 80 सीटों पर कोई काट है ही नहीं, नरेंद्र मोदी का कोई चेहरा है ही नहीं, और इधर जयंत चौधरी के हाव भाव बता रहे हैं कि मिलने वाले हैं, तो क्या इस रेस में इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में ज्यादा पार्टियां बीजेपी की तरफ झुकी हैं? तो क्या ये कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा और नेतृत्व होगा? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी अभी 2019 में क्या हुआ, 62 सीटें जीती, और जबकि उसमें 2014 में 71 सीट जीती थी। इतनी सीट कम होने की वजह बसपा के एक भी नहीं थे, 10 जीते, और सपा के जितने 5 थे 5 की 5 ही रहे, कांग्रेस के 2 की जगह 1 हो गए। तो बीजेपी के जो थे, बीजेपी के जो समर्थक थे अपना दल, इनके 2 बढ़ गए, बसपा के 10 बढ़ गए, और सपा के 5 की 5 ही रहे। अच्छा। और कांग्रेस के 2 से 1 घट गए। हुआ क्या है कि वहां पर जो मैथ बिगड़ी है, वो 3 लोकसभा सीटें क्लियर कर डाल गए सिर्फ राजभर की वजह से। अच्छा। वो कौन कौन थी? देवरिया, दूसरी वो आजमगढ़, और तीसरी जो सीट थी जौनपुर। अच्छा। तीनों हार गए। उसके पहले 2014 में जीते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब 2014 में गए तो वहाँ पे मोदी ने इनको एक मंच में बैठा दिया था, तो वहाँ कटप्पा बोला गया, तो ये अपना राजभर ऐसे ऐसे लहराते रहे। तो उस लहराने के पोजीशन था कि अगर वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास में, यूपी के इतिहास में मुख्तार अंसारी को अगर किसी ने डैमेज किया है, हराया है, तो वो ताकत राजभर थे। राजभर इनसे डरा नहीं, दबा नहीं। अब क्या है, इनके आने से क्या हुआ है कि जो पूर्वांचल की सीटें लूज हुई थी या जहाँ पे टफ फाइट हुई है, तो उस पे राजभर का जगह वोट है, और पूरे पूर्वांचल में अगर ये वोट आकर बीजेपी के साथ आ गया तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी। ठीक है। तीसरा है कि पहले सपा बसपा क्यों 15 सीटें, ये 17-18 सीटें लूज हुए, 80 से 71 में रह गए, मतलब 19 सीटें। उसकी वजह ये थी, 19-17 सीटें, उसकी वजह ये थी कि सपा और बसपा का एक हो जाना। अच्छा। अब क्या पोजीशन, सपा भी अलग लड़ेगी, बसपा भी अलग लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग लड़ेगी। अब कांग्रेस उन 2 सीटों में करती थी, इनके साथ उनका एक वो निकल के आ गया जिसका अपना वोट हर जगह कुछ कुछ परसेंटेज, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 20% है। उससे क्या है, बीजेपी 80 में से आप समझ लीजिए निश्चित तौर पे 75 सीटें तो आराम से अपनी ले ही जाएगी इनकी वजह से। तो ये एक नई ये मैच देख रहे हैं कि जो ये गठबंधन हुआ महादलों का, 26 का, ये अभी तक सीटों का एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, नेताओं नहीं कर गए, जबकि इनका सब हो गया। इनको देवरिया की सीट अलॉट हो गई, एक प्रकार से अंदर से समझौता हो गया, एक सीट उसको उनके लड़के को मिलेगी, अनुराग राजभर को। वहाँ क्या हुआ कि आंध्रा में पवन से भी इनका तय हो गया, तो पवन के से भी तय हो गया, जो हीरो है जन नेता का, जन पार्टी का पवन कल्याण, उनका तय हो गया। इधर इनका चिराग पासवान का भी लगभग एक सीट तय है, हाजीपुर वाली। तो इनका सीटिंग अरेंजमेंट एक प्रकार से पहले से हो गया सब, और सब वो लोग चुनाव प्रचार में लग गए। ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में इनकी इस समय अगर अकेले बीजेपी लड़ती, शिवसेना उधर रही थी, तो बीजेपी के 15 सांसद नहीं जीत पाए, मगर इन्होंने मैथ क्या पलट गई वहाँ की, वहाँ शिवसेना 2 टुकड़े में हो गए, बड़ा दल इनके साथ हो गया। अब उधर अजीत पवार का, शरद पवार बहुत मजबूत बैठता है, तो उनका आ गया, तो महाराष्ट्र भी इन्होंने फतेह कर लिया। अब यूपी का भी इनका हो गया। अब आया बिहार का और बंगाल का। तो बंगाल में आज एक नई बात निकली है, वो ये निकली, वहाँ के कम्युनिस्टों ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया, लेफ्ट ने साफ कहा कि ममता ने बहुत तानाशाही की है, लोकतंत्र को खतरे में किया, और जबरदस्त बुराई की। वहाँ के कांग्रेस ने बुराई की। तो अभी ये गठबंधन कल बन ही नहीं पाया। उसके पहले बंगाल में बिल्कुल ममता के खिलाफ खड़े हो गए। ममता ने एक बात कह दी, दिल्ली में कांग्रेस को
बंगाल में हमारी बात हमारे हिसाब से चलना होगा। तो ये क्लियर हो गया। ममता बनर्जी उधर उनकी जो पीढ़ी वो थी, उन्होंने साफ कह दिया कि मैडम ने, उनकी जो पीढ़ी कार्यकर्ता थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर कांग्रेस रेस से बाहर है तो ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हाँ, जी। तो आपको हम ताजुब भी मानना है। केरल की आपको बहुत दुखद खबर बता दें क्या है, वहाँ का जो कांग्रेस का संस्थापक था ओमन चांडी, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। इधर मीटिंग हो रही थी, उधर उनके सब यात्रा जा रही थी। अब वहीं पे शशि थरूर नाराज हैं। अगर शशि थरूर कांग्रेस से नाराज हुए तो आपको बताना है कांग्रेस के आधे सांसद वहाँ से थे, आधे सांसद, लगभग 20 सांसद कश्मीर वहाँ से जीत के आए केरल से। कांग्रेस की स्थिति इस समय केरल में खराब है, तो केरल में भी ये बिल्कुल जीरो होने की पोजीशन आ गए। तो ये जहाँ जहाँ बढ़े थे कांग्रेस, वहाँ वहाँ इन्होंने एक सपना और आगे कर दिया, जिससे आगे बिल्कुल टूटन हो जा रही है। इन्होंने 375 सीटें अपने लिए मांगी और 170 विपक्ष को। तो ये कैसे संभव है? ममता बनर्जी कहेंगी कि हमारे 22 सांसद थे, तुम्हारे 44, तो भाई आधे तुम ले लो और हमको आधे कर दो। तो इसलिए आपको बताना है, जो हमको लग रहा है कि इनका जो महागठबंधन था, ये आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी का जहाँ हुआ वो एक दूसरे वोट के पूरक है, वहाँ पर इनकी वर्सेज है, एक दूसरे की वो है लड़ाई। अगर ये आप पार्टी का अपनी सीटें छोड़ देते तो कांग्रेस से आप पार्टी एक भी सीट नहीं देगी कांग्रेस को, दिल्ली में, पंजाब में नहीं देगी। बिल्कुल। तो जब कांग्रेस को मिलेंगे नहीं तो कार्यकर्ता क्या होगा, निराश के बीजेपी खेमे में चला जाएगा। बीजेपी इतनी चालाक है, उनको अपने में मर्ज कर लेगी। ठीक है। तो देखिए पत्रकार जी, आपके विश्लेषण से ऐसा नजर आ रहा है, और आपने जो सीटों का आंकड़ा बताया और तुलना की है 19 से, तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि पार्टियों का साथ दे रहा है। और देखिए चिराग पासवान जैसे युवा नेता का आना, यहाँ पर मायावती का अलग ऐलान करना, और रालोद प्रमुख, इनका तेवर भी अलग दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ अजीत पवार का साथ, जेडीएस का साथ, तो ये कुनबे को बढ़ाने का काम कर रही है। अलग हो जाएगी। हाँ, रालोद भी आप कह रहे हैं कि अलग हो जाएगी, जयंत चौधरी भी अलग हो जाएंगे। देखिए जाटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का आज का जो ट्वीट था वो वायरल हो रहा है। देखते रहिए, 24 के पहले तो बड़ा खेला तो जरूर होगा। तो हम आपको पल पल का अपडेट देंगे और लगातार बताएंगे किस तरीके से विपक्ष वर्सेस एनडीए में आगे प्लानिंग, प्लॉटिंग और ग्राफ तैयार किया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर आपके विश्लेषण के लिए, और आप सबकी जो भी राय है जरूर रखें। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।